IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं पंकज पारकर। नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 7 फरवरी को होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी आखिरी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के अंबेडकर नगर में दोपहर 2 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में कई जनसभाएं करेंगे। शाह आज सनलाइट कॉलोनी, जंगपुरा, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, बीसी पार्क और सरोजनी नगर में आम लोगों से मिलकर उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी आज दिल्ली के नरेला विधानसभा में जनसभा और रोड शो को लोगों को से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। वहीं बीजेपी के कई सांसद और नेता भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पटेल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा तीरथ के लिए सांसद मनोज तिवारी नेहरू नगर के अलावा कई इलाकों में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी के सांसदों और नेताओं के अलावा गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी दिल्ली के जनकपुरी और पीतमपुरा में रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चुनावी सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली के 15 साल बर्बाद कर दिए। पुरानी पार्टी थी, इसलिए उसकी बर्बाद करने की ताकत भी बड़ी थी। फिर टेम्परेरी आए, वो नए थे। 15 साल तो बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन 1 साल बर्बाद किया। मंगलवार को दिल्ली के रोहिणी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी दिल्ली वासियों के लिए आवास और रोजगार का दावा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में दोपहर 12:30 पर रैली कर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल दोपहर 2 बजे आजाद मार्केट, चांदनी चौक और बादली में भी रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कई जनसभाएं और रोड शो को संबोधित करेंगे। अरविंद दिल्ली के तिलक नगर, राजौरी गार्डन और मोती नगर में कई पब्लिक मीटिंग्स भी करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। कांग्रेस नेता किरण वालिया ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि केजरीवाल का नामांकन रद्द किया जाए क्योंकि उन्होंने अपना पता गलत दिया था। अवाम नाम के एनजीओ ने आम आदमी पार्टी पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप लगाया है। इस आरोप के तहत अवाम ने 2 चेक दिखाए जिसके बारे में उसका दावा है कि आम आदमी पार्टी ने कैश देकर चेक लिया है। आवाम का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उन कंपनियों से पैसा लिया या दिया जो काले धन को सफेद बनाने का धंधा करते हैं। आवाम का दावा है कि वो भी एक ग्राहक बनकर 2 कंपनियों के पास गए थे और उन्हें स्टिंग ऑपरेशन किया। आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरे दिन अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के जवाब में मामले की जांच की मांग दोहराई है। पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने आवाम नाम के एनजीओ द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा है कि उसने ये चेक आम आदमी पार्टी की पारदर्शिता प्रक्रिया की वजह से हासिल किए हैं। फिल्म अभिनेता ओमपुरी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। ओमपुरी के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में बहुमत मिलेगा। ओमपुरी ने कहा है कि सरकार का 9 महीने पूरे हो चुके हैं और कभी भी विकास का आगमन हो सकता है। ओमपुरी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की जमकर तारीफ की। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के मुताबिक जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं उससे उनकी हताशा नजर आती है। मंगलवार को दिल्ली में चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में अब विकास होगा। विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली के लोगों के लिए बिजली की समस्या दूर करने और हर घर में पानी पहुंचाने के मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर निशाना साधते हुए विरोधियों ने इसे सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में कुछ भी नया नहीं बल्कि उसने कांग्रेस की उपलब्धियों को ही दोहरा दिया है। उधर बेंगलुरु पुलिस ने प्रवीण तोगड़िया को नोटिस जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया 5 से 10 फरवरी के बीच बेंगलुरु में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
पुलिस का कहना है कि ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्रवीण तोगड़िया भड़काने वाले भाषण देते हैं और उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं। सीकर से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके मेजर सुरेंद्र पूनिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पूनिया ने कहा कि ओखला के आप उम्मीदवार अमादुल्ला खान ने दिल्ली और अहमदाबाद धमाकों के मुख्य आरोपी जियाउर रहमान के समर्थन में भाषण दिया है। नीति आयोग की शुक्रवार को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय लेंगे। इस बैठक में तमाम सेक्टर के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और बजट के मुतालिक अपनी राय भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। उनके अलावा इस बैठक में उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, अर्थशास्त्री विवेक देवरॉय, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की 21 बड़ी फंड कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ डिनर बैठक में भरोसा दिया है कि टैक्स का ढांचा विकास को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। इसके लिए उनकी सरकार पारदर्शी नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की रुचि भारत में बढ़ी है, जिसका उन्हें अंदाज है। देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई बीएमसी आज अपना सालाना बजट पेश करने जा रही है। पूरी मुंबई की नजरें खराब सड़कें और पानी की समस्या के समाधान को लेकर घोषणाओं पर टिकी हुई है। बीएमसी ने झुग्गी झोंपड़ियों पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। अपने सालाना बजट के पहले बनाए प्रस्ताव में बीएमसी ने तय किया कि मुंबई में मौजूद सभी अधिकृत और अनाधिकृत स्लम्स पर टैक्स लगाया जाएगा। बीएमसी के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। कई लोगों का कहना है कि टैक्स लेकर सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध प्रदान करने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर मिलने पहुंचे। चिराग और मंगल पांडे के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी हैं, जिससे मुख्य रूप से आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा शामिल है। दिल्ली को हरियाणा के हिस्से का पानी देने के मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली को नहीं दिया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि हैदरपुर और वजीराबाद कैनल में जो पानी दिया जा रहा है वो पानी भी लीकेज और वेस्टेज कंट्रोल करके दिया जा रहा है। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री मतंग सिंह की गिरफ्तारी रोकने के लिए गृह मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी ने सीबीआई अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। मुंबई में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोरेगांव हाईवे पर BMW Z4 कार का एक ऑटो से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भोपाल के एम्स में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों में से 38 डॉक्टरों पर फरवरी में संस्थान के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों ने एम्स परिसर में नारेबाजी की और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। देश भर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को स्वाइन फ्लू से 61 नए मामले सामने आए हैं। उधर मुंबई में स्वाइन फ्लू से पहली मौत के बाद हड़कंप मच गया। पालघर की रहने वाली एक महिला की अंधेरी के अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। देश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोवा में एक मरीज सामने आया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 3 शहरों के सरकारी अस्पताल में 3 लोगों की मौत की खबर है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार ने 10 लाख और टेमी फ्लू खरीदकर अस्पतालों में भेजने का फैसला किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दवाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। गुजरात में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है और अब तक 139 नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली से स्पेशल टीम मंगलवार रात भुज पहुंची। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से कमी की गई है। पेट्रोल ₹2.42 प्रति लीटर और डीजल ₹2.25 प्रति लीटर सस्ता हुआ है। पेट्रोल और डीजल की ये घटी हुई दरें मंगलवार आधी रात से लागू भी हो गई। दिल्ली में पेट्रोल ₹56.39 प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम इस साल दूसरी बार कटौती की गई है। इससे पहले जनवरी में दाम कम किए गए थे। इधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है।
बुलंदशहर जिला अस्पताल में हादसे के शिकार हुए मृत व्यक्ति के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और डॉक्टर से मारपीट की। गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की। गुस्साए परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से हादसे में जख्मी शख्स की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इस तोड़फोड़ की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जवाहर नवोदय विद्यालय के 10वीं के 3 छात्र ऐसे ढंग से लापता हो गए हैं। पुलिस को छात्र के कमरे से एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। उधर जिलाधिकारी ने भी मामले को गंभीर मानते हुए इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। छात्रों के परिजन स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्य गान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की डायरी में प्रकाशित राजगान और मंत्रालय के वीआईपी गेट पर हाल ही में खास अंदाज में उकेरे गए राजगान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में सही राजगान को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गुवाहाटी में पत्रकारों ने साथी पत्रकारों के साथ बदसलूकी के मामले को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुवाहाटी प्रेस क्लब में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में गुवाहाटी के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। पत्रकारों का आरोप है कि एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार और कैमरा पर्सन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। दरअसल पत्रकारों की ये टीम उन पुलिस अधिकारियों के सरकारी घर को शूट कर रही थी जो किराए पर उठा दिए गए हैं। मुंबई में एक लड़की को घर छोड़ने का झांसा देकर 3 लड़कों ने पार्किंग में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। रेप के बाद पुलिस पेट्रोलिंग ने मौके से 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव इलाके में एक कार के अंदर से फार्मासिस्ट का एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लाश को देखा तो उसके शरीर पर गोली के निशान मिले। पुलिस को कार के पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक हिमांशु नाम का ये शख्स एक दवा कंपनी में फील्ड मैनेजर था। उसके परिवार वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। पुलिस अब जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में एक बेरहम बाप ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना साहिबाबाद की है। हत्या के बाद पिता ने थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी रवि की माने तो उसे एक बच्ची चाहिए थी, लेकिन एक बच्चा होने के चलते पत्नी दूसरा नहीं चाहती थी। इसी नाराजगी में उसने मासूम की हत्या कर दी। लखनऊ में कानून के छात्रा से सनसनीखेज कत्ल की वजह का खुलासा होने लगा है। वारदात के बाद पुलिस ने मृत छात्र गौरी श्रीवास्तव के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कत्ल के पीछे प्रेम प्रसंग और उसमें नाकामी है। लखनऊ के एसएसपी के मुताबिक उसके पूर्व प्रेमी ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। उसके संकेत मिले हैं। फिलहाल पुलिस की नजर गौरी के 4 दोस्तों पर है। बिहार के भागलपुर में महिला की पिटाई और लोहे की सलाखों से दागने का मामला सामने आया है। पथरिया गांव में एक बुजुर्ग मां और उसकी बेटी की डायन बताकर उनके साथ बर्बर व्यवहार किया गया। दोनों पीड़ित महिलाओं का इलाज अस्पताल में जारी है। पीड़ित के बयान के आधार पर 5 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई से गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर को आज पुलिस गोईबाड़ कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी को इकबाल कासकर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सलीम शेख नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से 3 लाख की फिरौती मांगी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बोरे में लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में लड़की की बेरहमी से हत्या की बात सामने आ रही है। फिलहाल लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गुलदार का शव बरामद हुआ। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मर्डर मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई कर सकती है। हल्द्वानी में एक सिपाही का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बसंत नाम के सिपाही की मौत की अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सिपाही 5 दिन की छुट्टी लेकर हल्द्वानी अपने परिवार के पास आया था और शराब पीने की लत थी। आशंका जताई जा रही है कि अधिक शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई।
बिहार के सीतामढ़ी के ठेकेदार व्यवसाय और विकास योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट इन दिनों नक्सलियों और अपराधियों के निशाने पर हैं। हालात यह है कि नक्सलियों की तरफ से लेवी मांगे जाने की घटना के बाद से सीतामढ़ी के सड़क निर्माण योजना की 2 अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर ग्रहण लग गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुई नक्सली हमले मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक ने किसी भी तरह की कोई भी चूक से इनकार कर दिया है। घटनास्थल से वापस लौटने के बाद डीजीपी ने कहा है कि जवान एम्बुश में फंस गए थे। हिमाचल प्रदेश के धीरा में बढ़ रहे शराब के अवैध कारोबार पर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक वैन से 20 पेटी शराब बरामद की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कार सवार अज्ञात लोगों ने एक होमगार्ड के जवान को टक्कर मार दी। टक्कर के चलते होमगार्ड का जवान बेहोश हो गया और उसकी राइफल गायब हो गई। आशंका जताई जा रही है कि राइफल लूटने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया। राइफल गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जबलपुर में एक चोर ने आभूषण बनाने के कारखाने में हाथ साफ कर दिया और कारखाने में रखे 45 लाख रुपए के से ज्यादा सोने के जेवर लेकर फरार हो गया। साथ ही चोर अपने साथ 2 लाख की नकदी भी ले गए। सराफा बाजार में हुई इस बड़ी चोरी की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के न्यू इंडिया शुगर मिल में गन्ने की कम नापी को लेकर गन्ना किसानों ने घंटों हंगामा किया। किसानों ने कम गन्ना नापने का आरोप लगाते हुए गन्ना देना बंद कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए मिल में गन्ने की सप्लाई रुक गई। बाद में सूचना पाकर मौके पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच करके मिल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन देकर किसानों का गुस्सा शांत कराया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में एक दारोगा की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने में तैनात ये दारोगा को थाने के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उधर हाथरस में एक तेज रफ्तार कैंटर ने टेंपो को रौंद दिया। इस टेंपो में 15 लोग सवार थे जो शादी में भाग लेने जा रहे थे। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। वहीं माता वैष्णो देवी के जो बर्फबारी है वहां पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। पट्टीटॉप में भारी बर्फबारी के चलते NH44 पूरी तरह से बंद है। 12 ट्रक चंद्रकोट में फंसे पड़े हैं। कुछ मजबूर यात्री अपना सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर पैदल ही कुद और बटोत मार्ग पर देखे गए। डलहौजी में ओपी पहाड़ियों पर हिमपात और मूसलाधार बरसात हो रही है। तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया है। शिमला में भी ताजा बर्फबारी हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए शिमला, मनाली और कुफरी का रुख कर रहे हैं। पुंछ में भी बर्फबारी जारी है। पुंछ में हुई बर्फबारी की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जिधर नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फ को हटाने का काम जारी है। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 119 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 369 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 250 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने आईपीएल में भ्रष्टाचार पर बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन को आड़े हाथ लिया। रणतुंगा के मुताबिक जिस क्रिकेट को साफ रखने की जिम्मेदारी श्रीनिवासन की है वो खुद आरोपों के घेरे में शामिल है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इस साल भारत के साथ एक टेस्ट की बजाय 3 वनडे की सीरीज चाहते हैं। इस साल के आखिर में टीम इंडिया को बांग्लादेश दौरे पर जाना है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क की फिटनेस पर उठ रहे सवालों के बीच कोच डेरन लेमन ने उनका बचाव किया। लेमन के मुताबिक क्लार्क तेजी से चोट से वापसी कर रहे हैं और पूरी टीम उनका इंतजार कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा है कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टीवन स्मिथ को फुल टाइम कैप्टन बनाना चाहती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जेम्स फॉकनर वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। फॉकनर को इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में चोट लगी। अभिनेता शाहरुख खान अपने बंगले के बाहर बनाए गए रैंप को लेकर मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल शाहरुख ने अपने बंगले के बाहर रैंप बनवा रखा है जहां वो अपनी वैनिटी वैन खड़ी करते हैं। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने मुंबई महानगर पालिका प्रमुख को चिट्ठी लिखकर मन्नत के पास बने रैंप को हटाने के लिए कहा है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की विवादास्पद फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। एमएनएस ने धमकी दी है कि करण जौहर ने आईबी नॉकआउट शो के दौरान अश्लील भाषा के इस्तेमाल के लिए जब तक माफी नहीं मांगेंगे वो फिल्म रॉय को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। 7वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के विजेताओं के नाम का ऐलान हो चुका है। इस मौके पर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। अवार्ड सेरेमनी में 8 तारीख को ऑन एयर किया जाएगा। अमिताभ बच्चन की फिल्म शमिताभ को यूए सर्टिफिकेट दिया गया है। दरअसल फिल्म के कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जिनसे सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी। सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म शमिताभ के प्रमोशन के लिए अब तक 658 इंटरव्यू दे चुके हैं। अमिताभ ने ये बात अपने ब्लॉग पर लिखी है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अमिताभ को फॉलो करने वालों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। अमिताभ बच्चन इस समय भारत की सबसे चर्चित हस्ती बन गए हैं। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन कंगना रनौत इस अवार्ड फंक्शन में पहुंची नहीं थी, जिसकी वजह से अभिनेत्री रेखा खुद उनके घर रात 3 बजे ये अवार्ड लेकर पहुंच गई। अक्षय कुमार की फिल्म बेबी 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रही है। नीरज पांडे की इस फिल्म ने 2 हफ्तों में 76,47,000 की कमाई कर ली है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।